नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सबक। अरे छोटे, जरा देख तो कौन है दरवाजे पर। बार बार बजती दरवाजे की घंटी सुनकर अखबार पढ़ते अजय ने अपने छोटे भाई को दरवाजा खोलने की आवाज लगाई। घंटी बजती जा रही थी और छोटा भाई दरवाजा खोलने नहीं आया। अरे कौन है यार, क्यों बजाए जा रहे हो? झुंझलाते हुए अजय ने उठकर दरवाजा खोला और सामने देखा तो दो पुलिस वाले हाथ में डंडे के साथ खड़े थे। दरवाजे पर पुलिस देखकर उसके पसीने छूट गए। पुलिस वाले अंदर आराम से सोफे पर बैठ गए और अजय को लिफाफा दिया। अजय ने जैसे ही लिफाफा खोलकर पढ़ा, उसे पढ़कर आंखें फटी की फटी रह गई। अरे कौन है भैया, और ये आंखें फाड़कर कागज को क्या देख रहे हो? जैसे ही छोटे भाई की नजर पुलिस वालों पर पड़ी तो उसके साथ साथ अंदर से आए दोनों की पत्नियां भी सन्न रह गई। अजय ने चुपचाप लिफाफा अपने छोटे भाई के हाथ में पकड़ा दिया, जिसे देखकर वह तीनों की भी आंखें फैलकर बड़ी हो गई थी। छोटा भाई भागकर मम्मी पापा के कमरे में गया तो वह हैरान रह गया, दोनों कमरे में नहीं थे। यह देखकर चारों के चेहरे का रंग बदलने लगा। अजय ने अपनी पत्नी को पुलिस वालों की खिदमत करने का इशारा किया ताकि उनका थोड़ा ध्यान भटक जाए। इधर उधर देखा तो प्रकाश जी और उर्मिला जी बड़े आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। उनको देखते ही दोनों बहुए बेटे उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आज के बाद आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। प्रकाश जी मुस्कुराकर बोले। होश ठिकाने आ गए? उर्मिला जी दृढ़ता से बोली। वे तो तुम अब वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, पर हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है। तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया उसे भूलकर इतनी जल्दी कैसे माफ कर दे? तुम भूल गए होंगे, पर हमें एक एक बात याद है। उसे कैसे भूल जाए कि तुमने किस तरह से मुझे और अपने पापा को कहते कहते उनकी आंखें भर आई और अपनी बीती हुए कल में चली गई। अजी सुनते हैं, चारों धाम की यात्रा पर बस जा रही है। अपने पड़ोस से भी कुछ लोग जा रहे हैं। आप कहे तो हम भी चलते हैं। कितना समय हो गया है, हम भी कहीं एक साथ नहीं गए हैं। जब तक आप नौकरी करते थे, 2-3 साल में एक बार पोस्टिंग के बहाने और फिर पोते पोतियों से मिलने के बहाने हम कहीं न आ जाया करते थे। अब तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, तो क्यों ना जाए? वैसे भी इस उम्र में ईश्वर के दर्शन करते रहना चाहिए। अब आप अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ फर्ज निभाइए। उर्मिला जी अपने पति प्रकाश जी से बोल रही थी। प्रकाश जी बोले, मना किसने किया है उर्मिला, मैं बस रिटायर हुआ हूँ। देश के लिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी तो अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि फौजी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उर्मिला जी बोली, रहने दीजिए, बस अभी बोल रहे हैं, बच्चों के सामने तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है। इतना कहकर उर्मिला जी का चेहरा लटक गया। प्रकाश जी बोले, बस इतनी सी तो बात है, तुम उदास मत हो। अभी हम टहलने के लिए जब पार्क में जाएंगे तो उन लोगों को अपनी सहमति दे देंगे। इतना सुनते ही उनका चेहरा फिर से खिल उठा था। प्रकाश जी के 2 बेटे, बहुएं, पोते पोती, भरा पूरा परिवार था। सब एक साथ रहते थे। फौज से रिटायर होने के बाद प्रकाश जी को बेटों ने साथ रहने के लिए कहा तो खुशी खुशी दोनों दंपत्ति मान गए। आखिर पूरा जीवन जिन बेटों के नाम किया, उनके साथ रहने का मौका अब जाकर मिल रहा था। शाम के 6:30 बजे थे। दोनों बेटे दफ्तर में थे। बहुएं अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी, तो दोनों दंपति नीचे पार्क में टहलने के लिए निकल गए और जाकर 4 धाम की यात्रा की बस में अपनी भी 2 सीट बुक करवा दी। 1-2 घंटे बाद जब अंधेरा होने लगा तो दोनों घर लौट आए। तब तक दोनों बेटे भी आ चुके थे। सब मिलकर एक साथ चाय पी रहे थे। तभी प्रकाश जी ने अपनी 4 धाम यात्रा और करीब 1-1.25 लाख खर्चे की बात बेटे बहू को बताई। दोनों बेटे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बड़ा बेटा अजय बोला, पापा, आपने ऐसा कैसे योजना बना लिया? पूछ तो लेते, अभी तो इतने सारे खर्चे हैं, बच्चों का एडमिशन, किताब, ड्रेस और हॉस्टल का खर्चा। इस महीने तो हमसे नहीं हो पाएगा, आप छोटे से बात कर लीजिए। तभी बड़ी बहू साधना बोल पड़ी, पापा, बुरा मत मानिए, आप सर्विस में इतना घूम चुके हैं, अब क्या घूमना बाकी रह गया है?
जबकि हमने कहीं घूमा ही नहीं है। कितना घूमेंगे आप? छोटा बेटा संजय बोला, पापा, मेरी कमाई तो भैया से भी कम है। मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि आपको चार धाम पर भेज सकूं। बच्चों के खर्चे और घर के खर्च में ही खत्म हो जाता है सब। मुझसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। छोटी बहू ने भी झट से बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाई और अपना पीछा छुड़ा लिया, जिसे देख दोनों पति पत्नी बहुत हैरान होकर देखने लगे। तो दोनों बेटों ने कहा, पापा, आपकी बहू सही तो बोल रही है, और वैसे भी इस उम्र में इतनी चढ़ाई, और चलने से कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ तो हमेशा नादान जैसी बात करती है, लेकिन आप इतने समझदार आर्मी से रिटायर होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी माँ ने तो इस ट्रिप को भूल जाइए और पास के मंदिर में रोज जाया कीजिए। कौन मना करता है? निराश प्रकाश से उर्मिला जी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चुपचाप चले गए। इधर दोनों बहुएं पति से कहने लगी, बुढ़ापे में भी आपके माँ बाप को घूमने का शौक खत्म नहीं हुआ है, खर्चों का फिक्र नहीं है। अगर घूमना ही है तो फिर कहीं छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाती, काम करते और कमाते, लेकिन इनको तो पैसे लुटाने हैं। दूसरी बहू भी बोल पड़ी, इनके शौक तो देखो, बुढ़ापे में चारों धाम का नाम लेकर न जाने कहाँ मटर गश्ती करनी है। मुझे तो शक है इन पर। इतना कहकर चारों हंसते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। उर्मिला जी ने उनकी बातें सुनी, कमरे में जाती ही बोली, देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैं पहले ही जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। यह साथ नहीं देंगे। यह बच्चे भूल गए कि नौकरी के दौरान भी हम इनके कारण कहीं घूम नहीं पाए। इनकी बीमारी, इनके खर्चे पूरे हो सके, इसीलिए हम कहीं नहीं जाते थे। पूरा जीवन तो इनके नाम कर दिया, और आज ये हमारे खर्चे का हिसाब लेने लगे। प्रकाश सिंह बोले, मैं समझ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। उर्मिला, तुम्हारा यह साधना मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं दूसरी माता पिता की तरह अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पे कुर्बान नहीं करूंगा, और मैं भी इनका व्यवहार देख रहा हूँ। इतना कहकर प्रकाश जी और उर्मिला जी आपस में कुछ विचार किए और खामोशी से एक हफ्ता बिताया, और एक सुबह किसी को बताए बिना घर छोड़कर निकल गए। अगली सुबह जब बेटे बहू ने उन्हें घर में नहीं पाया तो बहुत नाराज हुए। बिना बताए ऐसे चले गए जैसे कहीं के महाराजा हैं। तुम्हारे माँ बाप भी कम नहीं अकड़ते। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों पे झुझला रही थी। दोनों बेटे जल्दी से पापा को फोन मिलाने लगे तो फोन की घंटी उनके कमरे से ही आते देखकर दोनों भाई हैरान हो गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों ने भी सभी रिश्तेदार को फोन करके पूछा, मगर बस निराशा ही निराशा हाथ लगे। दोनों बहुएं मंदिर जाकर भी देख आई, लेकिन कोई खबर ना मिली। तो साधना बोली, तुम्हारे माँ बाप पनौती है, जब थे तो भी सुकून नहीं था, और अब घर में नहीं है तो भी हम परेशान हैं। हम तो तंग आ गए इनसे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और संजय दरवाजे पे गया तो दरवाजे पे कुछ लोग थे, और उनमें से एक ने संजय को एक लिफाफा पकड़ाया। अंदर से अजय बोला, क्या हुआ छोटे, कौन है और यह कैसा कागज है? अजय ने कागज अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अजय ने कहा, भैया, इसमें ऐसा क्या लिखा है इसमें जिसे पढ़कर आपके चेहरे का रंग बदल गया? अजय ने कहा, पापा ने यह घर बेच दिया है और हमें भनक तक नहीं लगने दी। यह लोग इस मकान को खाली कराने आए हैं। दोनों बहुएं एक साथ बोली, क्या? साधना वही सोफे पर धम से बैठ गई और संजय की पत्नी बोली, देख लिया अपने बाप का कारनामा, यह बदला दिया उन्होंने हमारी सेवा का। हमें तो बेघर करके चले गए, अपने पोते पोतियों के बारे में भी नहीं सोचा। हे भगवान, अब हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अजय झट से उन सभी आए हुए लोगों को अंदर बुलाया, बीवियों को बढ़िया नाश्ता के लिए इशारा किया और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। उनमें से उनका वकील बोल पड़ा, यह सब बातें हमसे करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पिताजी ने इस घर के बारे में एक क्लाइंट से बात की थी। वे ठहरे एक प्रॉपर्टी डीलर, बाहर से मुआयना करके चले गए। उन्हें पसंद आ गया तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर इस मकान को खरीद लिया और उन्हें पास की एक सोसाइटी में 2 कमरे का फ्लैट दे दिया। सारी कार्रवाई करने के बाद जितने भी पैसे बचे थे वे प्रकाश जी के अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। आज ही उन्होंने खाली करने की बात कही, क्योंकि कल उन्हें 4 धाम की यात्रा पे निकलना है। साधना बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे, इस घर को अगर हम आपको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वकील बोला,
देखिए, हमसे उलझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उन्होंने कहा है उनके कमरे का जितना भी सामान है उनके नए फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा, तो हम भी अपनी कार्रवाई पूरी करके इस घर पे अपना अधिकार कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, इसीलिए आज ही प्रकाश जी का सामान ले जा रहे हैं। आपको आज रात तक का समय दे रहे हैं, कल फिर हम इसी समय पर आएंगे। पर याद रखिएगा, कल हम अकेले नहीं बल्कि पुलिस के साथ आएंगे। अजय सर पकड़ के बैठ गया। साधना बोली, इस तरह से हार मानने से कुछ नहीं होगा, वे हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अजय बोला, यह घर उनका था, वह जो चाहे कर सकते हैं, गलती हमारी है, हमने कुछ ज्यादा सख्ती कर दी। हम यह भूल गए कि पापा एक फौजी है और कानून वो भी जानते हैं। संजय की पत्नी बोली, जेठ जी अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। अजय बोला, अब पापा से बात करके कुछ हो सकता है, चलो इनसे माफी मांगते हैं जाकर। उस वकील ने नई सोसाइटी का पता तो दे ही दिया था, चलो सब मिलके उनसे बात करते हैं। इतना कहकर सब एक साथ निकल पड़े। उस फ्लैट पे जाके दोनों ने जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई, एक लड़के ने दरवाजा खोला। जैसे ही अजय अंदर जाने लगा, लड़का बोला, अरे कहाँ चले, पहले बताओ किससे मिलना है। अजय ने कहा, कौन हो तुम, हमारे पापा को बुलाओ। लड़का हैरानी से देखने लगा और बोला, बोल तो ऐसे रहे हो, आपके पिता कहीं के धनाढ़ सेठ है, अरे नाम बताओ। अजय बोला, प्रकाश कुमार से मिलना है। लड़का बोला, अच्छा आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी साहब को बुलाता हूँ। फिर वह अंदर गया। प्रकाश सिंह बाहर आए और बोले, कौन आया है। सामने अपने ही बेटों को देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी भी हैरानी नहीं थी, मानो वह जानती थे कि वो लोग वहां जरूर आएंगे। संजय अपने पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पापा आपने कुछ बताया क्यों नहीं, आपको दया नहीं आया, कुछ तो ख्याल किया होता हमारे छोटे छोटे बच्चों को उनके घर से बेघर करते हुए। अजय बोला, पापा आप ऐसे कैसे हो गए, हम आपके बच्चे हैं, आपने ऐसे कैसे हमें छोड़ दिया, हमने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, आपको जरा सी भी तरस नहीं आया, भला ऐसे कोई अपने बेटों के साथ करता है। उर्मिला जी सामने वाले कमरे में अपनी यात्रा पे जाने की तैयारी कर रही थी। तभी साधना ने अपनी देवरानी को इशारा किया और दोनों जाकर उर्मिला जी के पैरों में लिपट गई और रोने धोने लगी। हाथ जोड़कर दोनों ही माफी मांगने लगी। बेटे की आवाज सुनकर उर्मिला जी के कान में पड़ी तो वह बहू को एक किनारे करके बाहर निकली। प्रकाश जी कुछ कहते उससे पहले उर्मिला जी बोली, तुम्हें तरस आया हम पे, और हमने कितना तरस खाया, वह तरस का ही परिणाम है। जब हमने रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम लोगों के बच्चों पे लगा दिया और पूरा जीवन तुम लोगों के लिए पसीना बहाते रहे, हमें तो अपनी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। पहले तुम लोगों का ख्याल रखा, रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों के बच्चों का ख्याल रखा, रिटायरमेंट के बाद भी ना कहीं जा सके ना कहीं घूम सके। प्रकाश जी बोले, रहने दो उर्मिला, क्यों पुरानी घाव को कुदेड़ रही हो। उर्मिला जी बोली, नहीं, यह बच्चे ऐसे हैं, जब तक ये हमारे घाव को कुदेरेंगे नहीं, इन्हें हमारे दर्द का एहसास नहीं होगा। अरे तुम लोगों ने तो रिटायरमेंट के बाद भी इनके पैसों को बांटकर अपने अपने अकाउंट में रख लिया और हमसे कहा कि जब जरूरत होगी तब हम मदद कर देंगे। लेकिन क्या किया तुमने, महीने में जैसे ही पेंशन का पैसा आता था तुम दोनों भी अपना खर्चा हमारे सामने रख देते थे। अपनी कमाई की तुमने कब हिसाब दिया जो अपने पापा के एक एक पैसे का हिसाब रखते थे। साधना बोली, मम्मी जी यहाँ पैसों की नहीं घर की बात हो रही है, हमें तो अपने घर से बेघर कर दिया। उर्मिला जी बोली, बड़ी बहू तुम तो चुप रहो, तुम बोल रही हो मकान हमारा है, या तुम दहेज में नहीं लेकर आए थे, हमारी इच्छा हुई हमने अपना घर बेच दिया। संजय बोला, माँ आपने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा। उर्मिला जी बोली, अच्छा तुमने हमारा कितना सोचा, घर तो खुद बनाओ। अब जैसे हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की और उनकी गृहस्थी बसा दी, वैसे ही अब तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें जाने की भी तैयारी करनी है। नया घर है, हम नहीं चाहते इस घर में कोई अपशगुन हो। सब जाने लगे तो साधना बोली, मम्मी जी यह तो स्वार्थ वाली बात हो गई, आपके लिए हमने क्या कुछ भी नहीं किया, यह आपने सही नहीं किया, आखिर हमारे बात आपका है ही कौन। उर्मिला जी हंसकर बोली, अरे हाँ तुम लोगों को एक बात बताना तो हम भूल ही गए। बच्चे आश्चर्य से देखने लगे।
तो उर्मिला जी बोली, हमने अपना एक प्रबंध कर लिया है। हमारे मरने पर एक संस्था हमें हमारी मृत्यु के बाद के कार्यक्रम जैसे कंधन, कंधे, चंदन की लकड़ी, कफन, सभी चीज़ों की बुकिंग करवा दी है। अब तुमको अंतिम संस्कार की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुछ सीमित लोग होंगे और भोज का भी प्रबंध हो जाएगा। जब जिंदा रहते तुम लोग हमारे काम ना आए तो मरने के बाद भी हम तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। अब जाओ और खुश रहो। अब गृहस्थी बसाने की कोई उम्र तो होती नहीं, इतना तो तुम बच्चों ने हमें सिखाई दिया है। इतना कहकर उर्मिला जी ने अपना मुंह फेर लिया। बेटी बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमेशा सीधी सी चुप रहने वाली उनकी माँ उन्हें इतना बड़ा सबक दे जाएगी। प्रकाश सिंह पत्नी के पीछे पीछे समझाने गए, लेकिन उर्मिला जी ने एक न मानी। वह अपने फैसले पर अटल रही और बोली, अब कुछ करेंगे भी या मेरे पीछे पीछे घूमेंगे? चलिए मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अरे अभी हमारी नई गृहस्थी बसा नहीं है। चलिए बताइए यहाँ फूलदान कैसा लगेगा, और हाँ, कल रास्ते के लिए खाने में क्या ले चलें? जो खाना हो बता दीजिए। बहुत पकाया बच्चों के लिए, अब सिर्फ आपका ख्याल रखना है। अब दोनों अपने घर को खुशियों से सजाना चाहते थे। नई यादों को बसाने के लिए नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती, जीवन जीने का नाम है। प्रकाश सिंह अपनी पत्नी की बात से सहमत थे। पूरी जिंदगी बच्चों को देने के बाद अपने लिए थोड़ा सा भी ना रख सके। अपने अरमानों को इतना मनाने के बाद भी बच्चों द्वारा ऐसा बर्ताव उनका दिल तोड़ दिया था। उर्मिला जी को आज बच्चों के साथ ऐसा करके कोई पछतावा नहीं था, और ऐसा करना उन्हें घुटकर जीने से अच्छा लगा। अगले दिन सुबह ही दोनों खुशी खुशी 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। माँ बाप के अरमानों और इच्छाओं को समझने की कोशिश करें और उन्हें ऐसा करने पे मजबूर ना करें, उन्हें भी अपना जीवन जीने दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।